हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पर जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल पर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वाईटी सीरीज डील कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ अब हम डील कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिटी गारंटी कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ ही साथ बेलमेंट और प्लेज का भी हमने अलग अलग से लेक्चर डील कर लिया था। और आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एजेंसी, एक ऐसा टॉपिक जो कि काफी लेंदी रहता है, लगभग 55-56 सेक्शंस रहते हैं और ये कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि इस टॉपिक को असेंबल कैसे करें। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम एजेंसी को दो पार्ट्स में समझने वाले हैं। आज सेक्शन नंबर 182 से लेके 210 तक का सेगमेंट डील करेंगे एंड उसके बाद 211 से लेके 238 तक का सेगमेंट हम डील करने वाले हैं। तो क्या होता है एजेंसी, कैसे एजेंसी क्रिएट की जाती है, क्यों एजेंसी क्रिएट की जाती है, कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन एजेंट हो सकता है, क्या एजेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन, उस चीज को डील करते हुए आगे चलेंगे। रैटिफिकेशन डील करेंगे, सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डील करने वाले हैं, कैसे एजेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, एजेंट और प्रिंसिपल्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ये सारा सेगमेंट हमको इस चैप्टर में मिलने वाला है। बिफोर बिगिनिंग विद दिस सेशन, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स जो कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में यूज करते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए देन इन दैट केस आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप पर जाने से आपको ये पर्टिकुलर फ्री बैच दिखेगा। इस पर्टिकुलर फ्री बैच को एनरोल करने से यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द वीडियोज एंड पीडीएफ दैट आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बैच। बट डू रिमेंबर कि इस बैच का जो एक्सेस है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। 31 दिसंबर 2025 तक ये पर्टिकुलर बैच एक्सेस रहने वाला है। उसके बाद ये बैच एक्सेस एक्सपायर हो जाएगा एंड यू कैन मेक योर नोट्स विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस दैट यू आर वाचिंग राइट नाउ। चलिए जी, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। चैप्टर नंबर 10, 182 से लेके 238। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से रेंज याद करना नहीं भूलें, रेंज याद करते रहे साथ ही साथ, बिकॉज प्री में कई बार रेंज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 182 से लेके 238 मैं कहूंगी 182 से लेके 185 हमें एक ही स्ट्रोक में साथ में पढ़ना चाहिए। 182 डिफाइंस की एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। 183 प्रिंसिपल कौन हो सकता है, 184 एजेंट कौन हो सकता है एंड 185 कहता है कि एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। एजेंसी का टॉपिक दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्विट फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, दैट मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ। जो कोई किसी अदर के बिहाफ पे एक्ट करता है, सॉरी किसी कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे एक्ट करता है तो ये माना जाएगा कि उसने नहीं, आप ही ने एक्ट किया है। मेरे बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है दैट मीन्स मैं उस पर्सन के थ्रू एक्ट कर रही हूँ, माना जाएगा मैंने ही एक्ट किया है। देन दूसरा लैटिन मैक्सिम या लीगल मैक्सिम जो आता है वो है रिस्पोंडिएंट सुपीरियर, दैट मीन्स लेट द मास्टर बी लायबल। मास्टर है, मास्टर ने एजेंट को एम्प्लॉय किया है तो फिर मास्टर को ही लायबल रहने देते, एजेंट लायबल नहीं रहेगा। एजेंट पर्सनली कब प्रिंसिपल को लायबल रह सकता है, मास्टर को लायबल रह सकता है, हाँ ऐसे प्रोविजंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एजेंट मास्टर को या राइट टर्म इस प्रिंसिपल को लायबल रह सकता है। ओके, अपॉइंटमेंट एंड ऑथोरिटीज ऑफ द एजेंट। अगर एजेंसी में आप अच्छे से देखोगे तो यहां पर वर्ड एजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया। जैसे हम ये पढ़ के आ चुके हैं इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, लेकिन कहीं पर भी एजेंसी डिफाइन नहीं किया है व्हाट इज एजेंसी। बट यस, दे हैव डेफिनेटली डिफाइंड अंडर सेक्शन 182 दैट हु इज एन एजेंट एंड हु इज अ प्रिंसिपल। दोनों के ही डेफिनेशंस में इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज की है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। एजेंट की डेफिनेशन में प्रिंसिपल का जिक्र है और प्रिंसिपल के डेफिनेशन में एजेंट का जिक्र है। पहले ये समझेंगे कि एजेंसी बनती क्यों है। दो ही चीजें हैं, पहला एक्ट करने के लिए और दूसरा रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एजेंट, चाहे वो रिप्रेजेंट करे प्रिंसिपल को या प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करे, एजेंसी हो जाती है। और इन दोनों में से किसी भी एक पर्पस के लिए जब प्रिंसिपल एजेंट को एम्प्लॉय करे, क्या करे, एम्प्लॉय करे। एम्प्लॉय करने से मतलब कि यहां पर आपने उसको एक जिम्मेदारी सौंप दी है। When one party that is principal employs another party who is an agent, ये प्रिंसिपल और एजेंट हम बोल रहे हैं, डेफिनेशन में देखना ये नहीं बोला है। To represent him first और second to work on his behalf, that means to act on his behalf in dealing with the third person। और थर्ड पर्सन क्या होता है, आम जनता, पब्लिक। ये रिप्रेजेंटेशन या जो एक्ट है वो थर्ड पर्सन की तरफ आपको करना है, वो होता है एजेंसी। और 182 को अब आप अच्छे से देखो, एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन किया, बोला एजेंट इज अ पर्सन
हु इज एम्प्लॉयड, जिसको एम्प्लॉय किया गया है फॉर एनी एक्ट और टू रिप्रेजेंट अनदर, अनदर इज प्रिंसिपल इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के सामने अगर डील करना है या एक्ट करना है और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना है, जो होगा उसको हम बोलेंगे एजेंट। एंड द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन, जिसके लिए यह एक्ट किया गया या जिसको रिप्रेजेंट किया गया वो प्रिंसिपल है। फॉर होम द एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन होगा, एजेंट कौन होगा? हो सकता है कई बार आपसे एग्जाम में घुमा के सवाल पूछा जाए और आपको ये टाइटल बाउंसर चला जाए। सेक्शन 183 कुल मिला के यही बोलता है दैट हु कैन बी अ प्रिंसिपल। हालांकि इन्होंने बोला ये है दैट हु में एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट को एम्प्लॉय कर कौन सकता है? तो एजेंट को तो हमेशा प्रिंसिपल ही अपॉइंट करता है ना, एम्प्लॉय करता है ना। देखिए ना, हु इज सो रिप्रेजेंटेड और फॉर हुम सच एक्ट इज डन, एम्प्लॉय कौन करता है? एम्प्लॉय हमेशा प्रिंसिपल के द्वारा होता है। तो ये कह रहा है कि एजेंट को एम्प्लॉय कर कौन सकता है, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल हो कौन सकता है, हु मे बी अ प्रिंसिपल। वो मेजर हो सकता है, वो साउंड माइंड हो सकता है। दैट मीन्स कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 11 जरूरी है। और इसी के विपरीत आता है सेक्शन 184 जो बोलता है हु मे बी एन एजेंट। जनरल रूल है, कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है। कई बार आपने देखा है कि बचपन में मम्मी हमको कोई मेहमान आए तो गेस्ट वगैरह आए हैं, कुछ सामान लेने के लिए भेजा, बोला कि 50 रुपए का जाकर सामान लेकर आओ। आप 60 रुपए का सामान लेकर आ गए। वो बचे हुए 10 रुपए, दैट मीन्स नॉट बचे हुए बट जो एक्स्ट्रा 10 रुपए आप शॉपकीपर के पास जाकर जो डायरी में लिखवा के आए हो, 50 रुपए का सामान मम्मी ने लाकर देने को बोला, आपने उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं किया है, ऑब्वियसली बात है मम्मी खाते में लिखवाई, बाद में पे कर देंगे हम उसको। आप 60 रुपए का सामान लेकर आ गए, 10 रुपए का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी इनकर करके आए हैं। तो क्या उसके लिए हम कभी लाइबल हुआ करते थे घर वालों को? नहीं। क्या उसके लिए हमारी पर्सनल लाइबिलिटी बनती थी मम्मी को? नहीं। रिलेशन वैसा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे रिलेशंस जहां पर एजेंट प्रिंसिपल को पर्सनली लाइबल ही नहीं होगा, वहां पर एजेंट कोई भी हो सकता है। लेकिन जहां एजेंट प्रिंसिपल को पर्सनली अपनी गलतियों के लिए, अपनी डिफॉल्ट के लिए, अपने काम को ढंग से नहीं निभाने के लिए, दायित्व कर्तव्य को ठीक से निर्वाह नहीं करने के लिए जहां वो प्रिंसिपल को पर्सनली लायबल होता है, वहां एजेंट सिर्फ और सिर्फ मेजर और साउंड माइंड पर्सन ही हो सकता है। तो एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल एजेंट कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि जब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की तरफ होती है, सिर्फ उस केस में मेजर हो सकता है एंड साउंड माइंड हो सकता है। बाकी जहां पर कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही नहीं है प्रिंसिपल की तरफ, कोई भी पर्सन एजेंट हो सकता है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ो। बट नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजर, जो मेजर नहीं है मतलब जो माइनर है या जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, एंड ऑफ अनसाउंड साउंड माइंड, जो पर्सन ना तो मेजर है ना साउंड माइंड है, ना मेजर है ना साउंड माइंड है, वो पर्सन देन दैट पर्सन शैल नॉट कैन बी अ एजेंट। देखो नेगेटिव स्टार्ट किया, नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजर। मैं बोल सकती हूँ नो पर्सन हु इज अ माइनर और अनसाउंड माइंड कैन बिकम अ एजेंट सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। मतलब जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको प्रिंसिपल की तरफ दिखानी है, उस केस में ऐसा कोई भी पर्सन जो कि माइनर है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो यहां पर एजेंट बन ही नहीं सकता, वो यहां पर एजेंट बन ही नहीं सकता। एंड 185 बोलता है कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। छोटी सी लाइन है बट बवाल मचा के जाती है, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 25 में बोलते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शन है उसमें। फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे कोई राइटिंग या रजिस्टर में कर रखा है कोई चीज। सेकेंड, पास्ट वॉलंटरी एक्ट के लिए कॉम्पनसेट करने को प्रॉमिस किया है, एंड टाइम बार डेट। उस एक्सेप्शन के पास एक और एक्सेप्शन लिखेंगे सेक्शन 185 जो बोलता है कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, बोलता है नेसेसरी नहीं है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि आगे आप सेक्शंस पढ़ेंगे जो कहता है कि रेम्यूनरेशन पे नहीं किया तो एजेंट्स के क्या राइट्स होंगे। तो रेम्यूनरेशन तो कंसिडरेशन हो गया ना, यस और नो। सो नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट इज अ डिस्कशन। होगा ही नहीं ऐसा नहीं है, ओके। नॉट रिक्वायर्ड होता तो हम कह देते कंप्लीटली नहीं है। इट इज सेइंग इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। 182 जैसे कि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहां पर, दिस इज 182। 183 हु मे बी अ एजेंट और प्रिंसिपल, यहां पे लिखेंगे ये कहना चाहता है टाइटल कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है, हु कैन बी अ प्रिंसिपल। एनी पर्सन हु इज अ एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब मेजर एंड हु इज अ साउंड माइंड।
may employ a agent, वो एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है, मतलब वो प्रिंसिपल बन सकता है. And who may be a agent? As between the principal and third person, any person can become an agent. But किंतु परंतु no person who is not the age of majority, who is not the age of majority means minor, and who is not a sound mind means unsound mind, can become an agent. वो एजेंट हो सकता है so as to be responsible to the principal. ओके, तो इन्होंने एक्सेप्शन में हटा दिया है कि जहां पर एक एजेंट की प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, वहां पर माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन एजेंट नहीं हो सकता है. एंड 185 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ मूविंग टू द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. एजेंट की अथॉरिटी कितनी होगी, क्या एक्सटेंट होगा, किस हद तक एजेंट काम करेगा. तो पहले 186 एंड 187 में एजेंट की अथॉरिटी का नेचर बताया है, एंड उसके बाद 88 और 89 में एक्सटेंट बताया है. 186 बोलता है एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, या तो एक्सप्रेस हो सकती है हमारी, एक्सप्रेस हो सकती है अथॉरिटी, या इंप्लाइड हो सकती है. मतलब हो सकता है कि प्रिंसिपल ने कुछ चीजें ऑथराइज कर रखी है एक्सप्रेसली एजेंट को, ये इंप्लाइडली वर्क ऐसा है, नेचर ऐसा है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोल रखा है कि आपको ये सारी चीजें करनी है. सो दैट कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. ये जनरल बोलता है कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है. अब एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इंप्लाइड अथॉरिटी होती क्या है वो 187 में बता रखा है. फिर 188 कहता है जनरल अथॉरिटी, सामान्य, कि ये चीजें तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी. उस जनरल अथॉरिटी में क्या क्या आ सकता है, हर वो चीज करनी है जो कि यूजुअली कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती है, जो कि लॉफुल है एक पर्टिकुलर एजेंट के द्वारा किए जाने के लिए. टू डू ऑल लॉफुल थिंग्स एंड थिंग्स यूजुअली डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जिस प्रकार का उनका बिजनेस है, नेचर है, उस चीज के दौरान जो सामान्यतः चीज की जाती है वो तो आपको बाय डिफॉल्ट करनी ही करनी है. बट देयर आर सर्टन स्पेशल अथॉरिटी जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में अराइज होती है. Do all act to protect the principal from the any loss or person of an ordinary prudence would do, as a person of ordinary prudence would do. इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, अचानक से आग लग गई है फैक्ट्री में, एजेंट वहां मौजूद है, शॉप में आग लग गई है, तो एजेंट क्या करेगा, बैठ के उस आग में हाथ तो सेकेगा नहीं. क्या करना है, आपको फोन करना है, दमकले आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, राइट, बराबर है. तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशमेंट के लिए उसको जितनी भी रीजनेबल अप्रोच लगता है ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह उसको वहां पर करना पड़ेगा. ओके, चलिए जी, आइए जरा पढ़ते हैं 186. एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस या इंप्लाइड, या तो एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है. अब क्या होता है एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये 187 में डिफाइन कर रखा है. 187 डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड अथॉरिटी. एन अथॉरिटी सेड टू बी एक्सप्रेस, एक अथॉरिटी एक्सप्रेस होगी, हम मानेंगे कि एक अथॉरिटी एक्सप्रेस है व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स, जो कि स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं. हम पढ़ते हैं ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड स्पोकन और रिटन, ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, implied by the action or the conduct. And an authority is said to be implied when it is inferred from the circumstances of the case. Circumstances of the case, conduct of the parties, action of the parties. And things spoken or written or ordinary course of dealing may be accounted in the case. अब ये illustration है, आप illustration जरूर देखेंगे. हम आगे चलेंगे 188. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट के अथॉरिटी की हद कितनी होने वाली है 188 में. दिस इज जनरल अथॉरिटी, प्लीज लिख लें, दिस इज अ जनरल अथॉरिटी. सामान्यतः लॉफुल चीजें करनी ही करनी है, या फिर यूजुअली या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस तरीके से की जाती है. एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग. हर वो लॉफुल थिंग, किसी का पैसा बकाया है तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे जाके वो पूरा बकाया जो है रिकवर करेगा, रेंट्स वगैरह रिकवर करेगा, इंटरेस्ट वगैरह किसी को हमने पे करना है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो एजेंट वो चीज भी करेगा. जो जो चीजें लॉफुल है, दैट इज अनलॉफुल नहीं, वो सारी चीजें करनी है इन ऑर्डर टू सच एक्ट. सेकेंड, एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस ऑल्सो हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस. तो जिस प्रकार का आपका बिजनेस है, जिस प्रकार का आपका काम है, मान लो कोई कपड़ों की शॉप है, तो कपड़ों की शॉप पर यह जरूरी है ना कि आप सारे कपड़ों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करके रखें, जो रेट्स है उसके अकॉर्डिंग सारे अलग अलग स्लैब्स में उसको मैनेज करके रखें,
कस्टमर्स को अगर कोई डिलीवरी देनी है, होम डिलीवरी है, तो प्रॉपर्ली या टाइमली उस चीज को डिलीवर करवाएं। कोई फूड या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ बिजनेस आप उसमें है तो ये मेक श्योर करें कि फूड एकदम फ्रेश है, अडल्ट्रेटेड नहीं है, अच्छी क्वालिटी का फूड यूज हो रहा है, टाइमली शॉप ओपन हो रहा है, टाइमली शॉप बंद हो रहा है। तो ये यूजुअली या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाली चीज है, ये जनरल अथॉरिटी है। यस, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूट्स बी हिज एजेंट, ए ने बी को अपना एजेंट बनाया टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ द शिप बिल्डर। ए में परचेज, जब उसको शिप बिल्डिंग के लिए अपना एजेंट के तौर पे नियुक्त किया कि शिप बिल्डिंग वगैरह हो रही है, इस चीज का ध्यान वगैरह देना, तो बी क्या क्या कर सकता है एज अ मैटर ऑफ जनरल अथॉरिटी? may purchase timber and other material and hire workmen for the purpose of carrying on the business। कि वो शिप वगैरह बनवाने के लिए वो टिम्बर लेके आ सकता है, बाकी सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं, एज वेल एज जो हायर कर सकता है वर्कमैन्स को। ठीक है, आगे चलेंगे। एंड दैट इज 189 एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। एजेंट की अथॉरिटी क्या होगी इमरजेंसी के वक्त? ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह हमारे प्रिंसिपल को लॉस से बचाना है। जिस तरीके से एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, सामान्य व्यक्ति अपना दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करके जिस तरीके से लॉस से अपने प्रिंसिपल को बचा सकता है, खुद को बचाएगा, वैसे ही एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए काम करेगा। An agent has an authority in an emergency to do all the acts for the purpose of protecting his principal। पहली चीज, आप प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे फ्रॉम एनी लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस। जैसा ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपने केस में करता वैसे ही अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सो दैट इज सेक्शन 189। देखिए जरा इलस्ट्रेशन ए, एन एजेंट फॉर सेल मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट इज नेसेसरी। जो आपको गुड्स सेल करने हैं, है ना, बेचना है, अगर उनमें कोई रिपेयर रिक्वायर्ड है तो आप रिपेयर करेंगे। दैट इज एन अथॉरिटी इन इमरजेंसी। सब एजेंट सेक्शन 190 से लेके 195 6 सेक्शंस हैं जो सब एजेंट से डील करते हैं। अब सब एजेंट होता क्या है? ये एजेंट है, उनके नीचे सब एजेंट है। यस और नो? सब एजेंट को अपॉइंट कौन करता है और सब एजेंट किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, ये दो चीजों पे फोकस करना है। सब एजेंट को अपॉइंट कौन करता है और सब एजेंट का दायित्व क्या बनेगा? एजेंट की तरफ एज वेल एज प्रिंसिपल, दोनों की तरफ आपको देखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सब एजेंट प्रिंसिपल को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा या सिर्फ एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और एजेंट आगे प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेक्शन 190 से लेके 195 आपके सब एजेंट की बात करते हैं, लेकिन इसको हम डील करेंगे इस चार्ट से। सब एजेंट 190 से 193 है एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट 194 टू 195 है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक की जगह दूसरा आ चुका है, प्रतिस्थापित हो चुका है, चेंज हो चुका है, रिप्लेसमेंट हो चुका है। एंड सब एजेंट मींस एजेंट एंड सब एजेंट, दैट मींस ऊपर एजेंट है एक हायर पोजीशन पे, उसके नीचे एक और सब एजेंट है। तो सेक्शन 190 कहता है कि एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट अपना काम किसी और को दे ही नहीं सकता है। दैट मीन्स डेलीगेशन नहीं होगा, आपको पर्सनल काम बोला है, आप खुद ही उसको पर्सनली करने वाले हैं, आप किसी और से उसको चीज को नहीं कराएंगे। अगर किसी और से उस चीज को करवाते हैं दैट मीन्स वो सब एजेंट की कैटेगरी में आ जाता है। सेक्शन 190 व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, कब डेलीगेट नहीं कर सकता है? जनरल रूल वो डेलीगेट नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस हमारे उस बिजनेस के कस्टम ऐसे हैं या एजेंसी के नेचर से ये लगे कि उस काम के लिए सब एजेंट की रिक्वायरमेंट है। एक बिजनेस है जो कि दिल्ली से रन करता है, उसके दो एजेंट हैं, एक पुणे में है या मान लो एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है। अब पूरे हिंदुस्तान में उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें उन एजेंट्स के नीचे और भी सब एजेंट्स चाहिए। तो काम का नेचर ही ऐसा है, काम की प्रकृति ऐसी है कि हमको और सब एजेंट्स चाहिए, तो ही एजेंट अपने नीचे सब एजेंट नियुक्त कर सकता है। अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल सब एजेंट, हमारा एजेंट डेलीगेट नहीं, उसको अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता, अपॉइंट नहीं कर सकता है। अनलेस जनरल रूल agent cannot delegate unless by ordinary customs of trade or from the nature of agency। 191 में सब एजेंट को डिफाइन किया है। 192 बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पर्सन। जब सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट हुआ है, विद द अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है, मतलब सब एजेंट को नियुक्त करने के लिए प्रिंसिपल ने पूरी अथॉरिटी दी थी एजेंट को, तो सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पर्सन को।
लेकिन 193 कहता है कि एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट ऑथोरिटी, कह रहा है कि जब आपने सब एजेंट को प्रॉपरली अथॉरिटी के साथ अपॉइंट किया ही नहीं है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस और विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल आपने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट लायबल होगा। एजेंट इज बाउंड एंड रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, दैट इज एजेंट बाउंड होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को भी रिस्पॉन्सिबल होगा, थर्ड पर्सन को भी रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट मींस सब एजेंट ने कुछ भी नुकसान कर दिया, जैसे सीधा थर्ड पर्सन का नुकसान हुआ, प्रिंसिपल का नुकसान हुआ, एजेंट की जेब से जाएगा, एजेंट प्रिंसिपल को भी देगा, थर्ड पर्सन को भी देगा। लेकिन जहां पे 192 में सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंट कर रखा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पर्सन को। सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, सब एजेंट की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है, प्रिंसिपल जाकर भरपाई कर देगा, किसको? थर्ड पर्सन को। तो पहले हम सेक्शन 190, 191, 192 एंड 193 पढ़ेंगे, ये 4 सेक्शन पहले पढ़ेंगे। सेक्शन 190, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, the agent cannot lawfully employ another person to perform the acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally। जहां एजेंट ने ये वादा किया है कि मैं पर्सनली कोई पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने वाला हूं, उस केस में एजेंट कभी भी सब एजेंट को अपॉइंट कर ही नहीं सकता है। एम्प्लॉय अनदर मतलब अपने से नीचे एक सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, अनलेस, कब तक नहीं, अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड का काम काज ऐसा है, कस्टम ऐसा है, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, सालों से जमानों से काम ऐसा चलता रहा है कि वहां पे सब एजेंट की जरूरत है, तब तो हो जाएगा। या फिर दूसरा, फ्रॉम द नेचर ऑफ द एजेंसी अ सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। एजेंसी जिस बिजनेस के लिए चल रही है या जो काम के लिए हमने एजेंसी बनाई है, वो एजेंसी की प्रकृति ऐसी, नेचर ऐसी है कि हमको सब एजेंट की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड 191 कहता है कि सब एजेंट होता कौन है? प्लीज नोट डाउन, सब एजेंट को हमेशा एजेंट अपॉइंट करता है, ओरिजिनल एजेंट अपॉइंट करता है, एंड ओरिजिनल एजेंट के ही कंट्रोल में वो होता है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में नहीं होता है। A sub agent is a person employed by and acting under the control of original agent। ओरिजिनल एजेंट ही उसको एम्प्लॉय करता है, ओरिजिनल एजेंट के ही वो कंट्रोल में होता है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। 191 ये कहता है कि सब एजेंट हमारा एजेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। 192, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड था, मतलब प्रिंसिपल ने पूरी अथॉरिटी दी एजेंट को कि अच्छा बाहर ज्यादा हो रहा है काम का, ठीक है तुम अपने नीचे एक सब एजेंट अपॉइंट कर लो। इफ दैट इज द केस एंड द प्रॉपर अथॉरिटी हैज बीन गिवन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने एजेंट को, अभिकर्ता को पूरी तरीके से प्राधिकृत किया था कि आप जाके सब एजेंट अपॉइंट कर लो। वेयर सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा थर्ड पर्सन की तरफ? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड द थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब एजेंट, क्योंकि प्रॉपर्ली अपॉइंटेड है तो सब एजेंट प्रिंसिपल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एज इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के एक्ट्स के लिए थर्ड पर्सन को, जैसे कि वो एक्ट सब एजेंट ने नहीं, एजेंट ने खुद ही किया है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट की क्या जिम्मेदारी होगी अगर सब एजेंट ने कुछ नुकसान कर दिया, कोई इशू हो गया, तो एजेंट की क्या जिम्मेदारी बनेगी सब एजेंट के एक्ट के लिए? एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। और सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट टू हिज एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। प्रिंसिपल, एजेंट, एजेंट अपॉइंट किसको करता है? सब एजेंट को। सब एजेंट ने कुछ भी किया, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स एजेंट सब एजेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सब एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? सब एजेंट सिर्फ और सिर्फ एजेंट को रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशन। पहला है कि विलफुल रॉन्ग एंड सेकेंड इज फ्रॉड। अगर सब एजेंट ने फ्रॉड कमिट कर दिया है या जानबूझ के कोई गलती कर दी है, तो आपका सब एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब प्रिंसिपल को पे करेगा जो भी नुकसान उसके फ्रॉड या रॉन्ग की वजह से हुआ। सब एजेंट को प्रिंसिपल से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि सब एजेंट प्रिंसिपल को जानता ही नहीं है, उसको तो अपॉइंट एजेंट ने किया है। तो सब एजेंट के एक्ट के लिए
एजेंट भी लायबल होगा सब एजेंट के एक्ट के लिए, प्रिंसिपल भी लायबल होगा थर्ड पर्सन को, एंड एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल है सब एजेंट के एक्ट के लिए। सब एजेंट किसको किसको जवाबदेही होगा? ओनली एंड ओनली एजेंट को जवाबदेही होगा, प्रिंसिपल को जवाब नहीं दे होगा, नॉट टू द प्रिंसिपल। अगर एक सब एजेंट ने फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग कर दिया है तो ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे प्रिंसिपल को, अदरवाइज नॉट। 193 एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इनके सब एजेंट विदाउट एनी अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है? वेर एन एजेंट विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी टू डू सो हैज अपॉइंटेड अ पर्सन, बिना अथॉरिटी के, मतलब प्रिंसिपल ने यहां पर प्राधिकृत नहीं किया था और यहां पर इन्होंने सब एजेंट को अपॉइंट कर दिया है, उस केस में has appointed a person to act as a sub agent, the agent stands towards such person in relation to the principal to an agent. The agent stands towards the person in relation to the principal to an agent. That means agent जिम्मेदार होगा and is responsible for the acts both to the principal and to the third person. जवाबदेही प्रिंसिपल को होगा। प्रिंसिपल बोलेगा ये कौन है भाई, किसने काम किया है? एजेंट बोलेगा सॉरी सर मैंने इसको अपॉइंट किया। प्रिंसिपल why have you appointed him? Did I ask you to appoint him? अथॉरिटी दी थी? प्रिंसिपल नो सर नहीं दी। तो ठीक है आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सब एजेंट के एक्ट के लिए, हमें भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और थर्ड पर्सन को भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सब एजेंट जो प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ था उसके लिए एजेंट थर्ड पर्सन को भुगतान करेगा जो भी लॉस हुआ है, एंड प्रिंसिपल को भी भुगतान करेगा अगर प्रिंसिपल को भी नुकसान हुआ है। The principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to the principal. That means principal ना तो सब एजेंट की तहत रिप्रेजेंट हो रहा था और ना ही वो पर्टिकुलर पर्सन दैट इज थर्ड पर्सन भी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉट थर्ड पर्सन, सब एजेंट, सो सॉरी, एम्प्लॉयड। सब एजेंट ना तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है ना ही प्रिंसिपल सब एजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा था क्योंकि वहां अथॉरिटी नहीं थी। कुल मिला के जो सबसे ज्यादा बैंड बजेगी इसमें वो है एजेंट की। क्यों बिना पूछे बिना परमिशन के सब एजेंट को अपॉइंट किया? जवाब दो। ओके चलो 194 रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द बिजनेस। ये बात करता है किसकी? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये दो ही डिस्कस करने हमको 194 एंड 195 आएंगे जरा इधर। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आप देखेंगे ना तो प्रिंसिपल अपॉइंट करता है कहीं ना कहीं, बट रिक्वेस्ट करता है एजेंट को कि प्लीज यू नेम सम पर्सन इफ यू नो दैट। और वहां पर एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जब 194 में हमारा प्रिंसिपल एजेंट से कुछ अच्छे नाम मांग रहा है, कुछ अच्छे लोगों की लिस्ट मांग रहा है कि आप कोई अच्छे व्यक्ति का नाम बताइए जिसको कि हम यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एजेंट, देन इन दैट केस एजेंट को अच्छे नाम देने पड़ेंगे। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड द पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट, प्लीज नोट डाउन, वो सब एजेंट तो नहीं है, रादर वो एक एजेंट है प्रिंसिपल का ही। दैट मीन्स ये एजेंट ऑलरेडी था, इसके साथ एक और एजेंट हो सकता है या हो सकता है इसकी जगह पर ही आ जाए, या तो वो हमारे एजेंट को रिप्लेस कर ले या एजेंट के साथ एक और को एजेंट आ जाए। तो वो सब एजेंट तो नहीं होगा, वो एजेंट ही होगा, वो होगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या मैं कहूं ऑल्टरनेटिव एजेंट है एक तरीके का। अपॉइंट एजेंट कर रहा है बट कह रहा किसके डायरेक्शंस पे कर रहा है? प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे कर रहा है। एंड 195 कहता है कि ऐसे केस में एजेंट की ड्यूटी है इन नेमिंग सच पर्सन, विच पर्सन, जो कि प्रिंसिपल एजेंट को कह रहा है कि अपॉइंट करो जो मेरा या तुम्हारा सब एजेंट नहीं होगा। क्या ड्यूटी इंश्योर करनी है एजेंट को? एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जिस प्रकार से एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपना ड्यू डिलिजेंस यूज करके एक अच्छे व्यक्ति को अपने लिए अपॉइंट करेगा, वैसे ही एजेंट को भी अच्छे से नाम देने हैं। आइए जरा 194 एंड 195 पढ़ें। Where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for a principal in the business of the agency, जहां पर एक एजेंट ने प्रिंसिपल की अथॉरिटी होल्ड करते हुए एक्सप्रेस या इंप्लाइड तरीके से किसी पर्सन का नाम दिया है एजेंट को फॉर द बिजनेस ऑफ एजेंसी, has named another person accordingly, then such person, जिसका नाम दिया है, such person is not a sub agent but an agent of the principal। एक एजेंट से पूछ रहा है, एक फैकल्टी से पूछ रहे हैं कि दूसरी फैकल्टी रेकमेंड करो ना, वैसे कि वैसे एजेंट से ही पूछ रहा है कि दूसरा एजेंट रेकमेंड करो ना, फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम।
अंडरस्टूड। अब यहां पर ड्यूटी देखेंगे 195, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। एजेंट की क्या ड्यूटी बनेगी ऐसे पर्सन को नेम करने में, ऐसे पर्सन को नेम करने में हमारी एजेंट की क्या ड्यूटी बनेगी? ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर डिस्क्रिशन तो यूज करोगे ही करोगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अच्छे व्यक्ति का नाम देंगे आप, ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति का नाम उठाकर दे दिया, कोई क्रिमिनल का नाम उठा के दे दिया ये जानते हुए, तो बिजनेस ऑफ एजेंसी में लॉस हो जाएगा। In selecting such agent for principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन अपने केस में एजेंट को अपॉइंट करते वक्त सूझबूझ समझदारी का प्रयोग करता, वैसे ही एजेंट इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रिंसिपल को ऐसा नाम सजेस्ट करेगा। एंड if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. And अगर उसने ordinary care, due diligence, discretion यूज करते हुए लिया है, तो he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. That means ये जो दूसरा आया है हमारा एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या जिसको मैं ऑल्टरनेटिव एजेंट बोलती हूं, ये अगर कोई भी एक्ट करे या नेग्लिजेंस परफॉर्म करे, नेग्लिजेंट एक्ट करे, एजेंट प्रिंसिपल को जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एजेंट ने प्रॉपर ड्यूटी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सरसाइज कर ली है। और अब हम चलेंगे एक नए मुद्दे पर, दैट इज रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मीन्स व्हाट? मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर का टॉपिक, दैट इज एग्रीमेंट विद अ माइनर का, उस वक्त मैंने ये टॉपिक कराया था रैटिफिकेशन। उस वक्त भी हमने बोला था कि माइनर मेजर होने पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या अपने एग्रीमेंट्स को रैटिफाई नहीं कर सकता है, बिकॉज वो डे 1 से वॉइड है, और जो चीज डे 1 से वॉइड है वो जीरो, और जीरो को आप कोई इफेक्ट नहीं दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एटलीस्ट। ओके, रैटिफिकेशन सेज टू अप्रूव। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू अप्रूव और टू एक्सेप्ट, टू वैलिडेट। आप उसको वैलिडेशन दे रहे हैं। सेक्शन 196 टू 200 5 ही सेक्शन है, रैटिफिकेशन हो रहा है। रैटिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मुद्दे की बात यह है बेटा कि ये जो एजेंट है ना, एजेंट ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है जो ऑथराइज्ड नहीं था। एजेंट ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है जो ऑथराइज्ड नहीं था, तो हमारे प्रिंसिपल के पास ये ऑप्शन बनता है। किसके पास? प्रिंसिपल के पास ये राइट बनता है कि वो चाहे तो एजेंट के ऐसे अनऑथराइज्ड एक्ट को रैटिफाई कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि आपको 1 लाख का माल उठाकर लेकर आना, 1 लाख का आप गुड्स वगैरह लेकर आ जाइए और वहां पर डायरी में लिख कर आ जाइए। बट एजेंट 1,25,000 का सामान लेकर आता है, एडिशनल 25,000 जो कि अनऑथराइज था। तो प्रिंसिपल चाहे तो इसको रैटिफाई कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है और कह सकता है उस 25,000 के लिए हम पर्सनली लायबल रहूंगा, ऐसा हमारा प्रिंसिपल बोल सकता है। ठीक है, चलिए जी, आइए जरा डिस्कस करें 196, 197, 198, 199 एंड 200। देखिए जरा 196 क्या कहता है? राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। राइट ऑफ द पर्सन मींस किसका राइट बता रहा है? ये प्रिंसिपल का राइट बता रहा है कि प्रिंसिपल आपके लिए कोई एक्ट किया गया है विदाउट अथॉरिटी, तो आपका क्या राइट बनेगा? आपका दोनों में से कोई एक राइट बनता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या तो आप उसको एक्सप्रेसली रेटिफाई कर लो या इंप्लाइडली रेटिफाई कर लो। वो कहां लिखा है? 197 में राइट यहां बताया। और किस तरीके से रेटिफिकेशन होगा? एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली। यस। 198 नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन के लिए नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि हमारा एजेंट कोई अनऑथराइज्ड एक्ट करके आया है या कब क्या करके आया, तो प्रिंसिपल कैसे रेटिफाई करेगा? Without knowledge, what will you ratify and to what extent will you ratify and to what extent you will make yourself liable for the act of the agent? बराबर है क्या? That is 198. 199 effect of ratifying unauthorized act forming a part of a transaction. कोई पर्टिकुलर एक्ट प्रिंसिपल ने एजेंट को करने को बोला, इस एक्ट के साथ साथ कोई और अनऑथराइज्ड एक्ट भी करके आया है, तो ये पूरे एक्ट में एक काम करते हैं, इसको ऐसा, ये पूरा एक्ट जब करके आया, इस पूरे एक्ट में हमारा एजेंट एक छोटा सा अनऑथराइज्ड एक्ट भी करके आया है उसमें,
अब इस छोटे से अनऑथराइज्ड एक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस छोटे से अनऑथराइज्ड एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमारा प्रिंसिपल उस अनऑथराइज्ड एक्ट के पूरे ट्रांजैक्शन को रैटिफाई कर ले। 199 ओके। 200 रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। बहुत बेहतरीन कि आप प्रिंसिपल जब अपने एजेंट का अनऑथराइज्ड एक्ट को रैटिफाई कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो और खुद अपने सर पे जिम्मेदारी ले रहे हो, उससे कभी भी थर्ड पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इट कैन नॉट इंजर द थर्ड पर्सन। दैट मीन्स द प्रिंसिपल इज ऑट और द प्रिंसिपल may ratify it, but when he is ratifying, he has to ensure that his ratification does not affect the third person. थर्ड पर्सन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए जरा पढ़े 196। ओके 196 ओके 196 यहां से डिलीट हो चुका है। एनीवेज हम ये कह सकते हैं कि 196 में एक बार 196 अपने बैरेक से जरूर देखेंगे। सेक्शन 196 क्लियरली आपको ये बताता है कि जब भी आप रैटिफिकेशन करेंगे तो एक पर्सन का नाम दे रखा है और वो पर्सन इन्होंने टाइटल में मेंशन नहीं किया है, बट ये क्या कहता है, ये क्लियर कहता है कि हमारे प्रिंसिपल का राइट है, हमारे प्रिंसिपल का राइट है कि वो यहां पर रैटिफाई कर सकता है। हमेशा ध्यान रखना रैटिफिकेशन अनऑथराइज्ड एक्ट का ही होता है। मैं आपके सामने सेक्शन नंबर 196 को जरा रीड कर दूं। कहता है वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है बट विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी, he may elect to ratify or disown such act. That means principal has right either to elect the act, elect म्हणजे ratify the act और disown the act। और अगर वो disown कर दे बेटा, एजेंट खुद पर्सनली लाइबल होगा, और अगर इलेक्ट कर दे तो प्रिंसिपल लाइबल होगा। देखो यही लिखा है, इफ ही ratify them the same effect will follow as if they had been performed by his authority। अगर वो उसको ratify कर लेता है तो ऐसा मानेंगे जैसे कि हमारे एजेंट ने अप्रूव्ड एक्ट ही किया है, हमारे एजेंट ने ऑथराइज्ड एक्ट किया है। एंड ये रैटिफिकेशन कैसा होगा, ये रैटिफिकेशन इंप्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 197। रैटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड in the conduct of the person on whose behalf the acts are done। That means implied या express ratification कर कौन रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। Express means by words written or oral, and conduct that is implied means conduct or action। Moving ahead 198 knowledge required for valid ratification। नॉलेज चाहिए ही चाहिए, बिना नॉलेज के रैटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। अगर हमारे प्रिंसिपल को पता ही नहीं है कौन से एक्ट को वो रैटिफाई कर रहा है, कौन सा अनऑथराइज्ड एक्ट हमारा एजेंट करके है, नो रैटिफिकेशन, नो वैलिड रैटिफिकेशन। समथिंग लाइक वैलिड इनवैलिड हमने गारंटी में पढ़ा था। 142, 143, 144 इनवैलिड गारंटीज, 4 ग्राउंड थे, यस और नो। 142 misrepresentation by creditor, 143 concealment by creditor, 144 when the co-surety does not join, तो हमारी वो गारंटी इनवैलिड होगी जब तक कि दूसरा co-surety ज्वाइन नहीं कर लेता। 144 ओके यस। No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective। जिनको उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, then in that case वो valid ratification नहीं होगा। 199 effect of ratifying unauthorized act forming the part of a transaction। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act forms a part। जब आपके एक ऑथराइज्ड एक्ट के एक पार्ट में अनऑथराइज्ड एक्ट कर लिया है तो हम ये मानेंगे कि आपने पूरा का पूरा एक्ट को ऑथराइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल it was said that 100 pieces of Dettol soap आपको लेकर आना है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, 100 kgs ऑफ कोई आइटम लेकर आना है और उसमें 100 का 100 राइस लेकर आना है, ठीक है, बराबर। और ये 100 kgs का जो अमाउंट था वो मान लो 20,000 था। अब इस 100 kgs में से पता किया क्या, एजेंट ने 80 kg तो राइस ले आया, 20 kg शुगर ले आया, तो पूरे में से एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अनऑथराइज था ना, शुगर लाने को तो बोला ही नहीं। तो जैसे ही आप
शुगर वाले एक्ट को ऑथराइज करते हो, दैट मीन्स पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर दिया है आपने, पूरा के पूरा। हम कहेंगे कि आपने पूरा के पूरा एक्ट को रैटिफाई किया है। ओके, सेक्शन नंबर 200, रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर अ थर्ड पर्सन। जब आप रैटिफिकेशन कर रहे हो तो रैटिफिकेशन कभी भी इस तरीके से ना करो या इस चीज का ना करो कि प्रिंसिपल के रैटिफिकेशन करने से, एजेंट की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को रैटिफाई करने से थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंच जाए। इट सेज an act done by one person on behalf of the another, मतलब जब एजेंट एक्ट कर रहा है किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, without such other person's authority, that means प्रिंसिपल के अथॉरिटी के बिना, which if done with authority would have effect of subjecting a third person to damages, कि अगर वो अथॉरिटी के साथ किया होता, हमने प्रिंसिपल से पूछ के किया होता, तो उसका प्रभाव ये होता कि हम थर्ड पर्सन को डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑफ टर्मिनेटिंग एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पर्सन, या हो सकता था कि उस अथॉरिटी के साथ करते या प्रिंसिपल की कंसेंट के साथ करते तो हम थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट या राइट को टर्मिनेट कर सकते थे। ओके, देन इन दैट केस कैन नॉट, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी कैन नॉट बाय रैटिफिकेशन बी मेड टू हैव सच इफेक्ट। फिर आप रैटिफिकेशन करके ये इफेक्ट नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते जो कि ऑथोरिटी के साथ करने पर इफेक्ट मिलता। देखो जरा क्या इलस्ट्रेशन दे रखा है। A not being authorized by B demands on behalf of B the delivery of chattel, the property of B. A not being authorized from C, who is in possession of it. A को B ने ऑथराइज ही नहीं किया कभी, A को B ने कभी ऑथराइज ही नहीं किया था। A was agent, B was principal। ये जाके C से उसके चैटल्स मांग लेता है, जो भी गुड्स वगैरह वो सारी चीजें मांग लेता है, और C उस गुड्स के पोजेशन में। This demand cannot be ratified by B so as to make C liable for the damages for his refusal to deliver। अब अगर C मना कर दे कि नहीं मैं तो गुड्स नहीं दूंगा, तो उसके रिफ्यूजल से जो भी डैमेज हो रहा है वो डैमेज के लिए हम सी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। सी से नहीं बोल सकते लाओ भाई तुमने रिफ्यूज कर दिया, सी बोलेगा एक्सक्यूज मी, आपके प्रिंसिपल ने बोला था क्या मुझसे ये चीज मांगने को, नहीं बोला ना, तो मैं कोई डैमेजेस की भरपाई नहीं करूंगा। हम थर्ड पर्सन को क्यों इंजर करें, प्रिंसिपल ने जो चीज आपको करने को बोला ही नहीं, आप उसके बिना परमिशन जाके सी को परेशान करो और सी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज सेक्शन नंबर 200। ओके ओके, नाउ रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी। रिवोकेशन का हम कुछ सेक्शन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। यस, कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन, रिवोकेशन हाउ मेड, सेक्शन नंबर 4 और 5 अगर आपको याद हो। यस, यहां पर ये बोल रहा है रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी, जो अथॉरिटी प्रिंसिपल एजेंट को देता है वो अथॉरिटी कैसे टर्मिनेट हो सकती है, कैसे एंड पर आ सकती है। दैट मीन्स व्हेन एजेंट सीजेस टू बी एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, कब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल का एजेंट बनने से खत्म हो जाएगा। तो 201 से लेके 210 हमारे पास 10 पॉइंटर्स है पढ़ने के लिए। यस, पहले 201 पढ़ेंगे। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं यहां पर। 201 में बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं। देखिए जरा एजेंसी टर्मिनेट कैसे कैसे होती है। एजेंसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, एजेंसी भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट, हम ये पढ़ चुके हैं। दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज में ब्रीचेस पढ़ा 73 से लेके 75। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, क्या क्या रेमेडीज हैं। इसमें भी सोचो क्या क्या हो सकता है। या तो जो एक्ट था वो परफॉर्म कर लिया, प्रिंसिपल मर गया, एजेंट मर गया, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, एजेंसी का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट भी। जरा पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा है। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज ऑथोरिटी। प्लीज नोट डाउन, जब प्रिंसिपल ऑथोरिटी रिवोक कर दे, वर्ड याद रखना, ओके, और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग हिज बिजनेस, या फिर एजेंट रिवोक नहीं करेगा, एजेंट अपनी बिजनेस या अपना काम को रिनाउंस करेगा जब वो त्याग दे उसको, और बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, अगर एजेंसी का बिजनेस कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स जिस पर्पस के लिए हमने एजेंसी बनाई थी वो काम हो गया, दैट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और आइदर बाय द
प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग अनसाउंड माइंड। प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई भी डेड हो जाए या अनसाउंड माइंड का हो जाए, और बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, या फिर जब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाए। एडजुडिकेट कर दिया जाए मतलब डिक्लेअर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट म्हणजे स्टैट्यूट लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेटर्स, राइट। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉज वगैरह, ये 5 ग्राउंड्स है, लाइन से याद रखना है, 5 स्टार लगाएंगे क्योंकि यहां पर प्री से कई बार क्वेश्चन आता है। ये टर्मिनेशन के ग्राउंड्स हैं, 5 चीजें। रिवोक करेगा प्रिंसिपल, रिनाउंस करेगा एजेंट, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, या एजेंसी का काम कंप्लीट हो जाए, या फिर जब प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। क्योंकि जब प्रिंसिपल ही इंसॉल्वेंट हो गया, जिसको हिंदी में हम डायरेक्ट में दिवालिया कहते हैं लिखा हुआ, देन इन दैट केस व्हाट इज प्रिंसिपल गोइंग टू पे, या टुमारो एजेंट्स की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी या एजेंट के वजह से कोई लॉस हुआ, हाउ इज प्रिंसिपल गोइंग टू बी लायबल, प्रिंसिपल उसकी भरपाई कैसे करेगा। ट्रू। अब आएंगे 201, 202, when principal cannot revoke agent's authority and when principal can revoke agent's authority। 202 and 204, 202, 204 कहता है प्रिंसिपल कब अपनी एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता, मतलब समय गया, अब आप मना नहीं कर सकते, अब एजेंट कुछ भी करता है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। That means, is there any criteria or is there any time within which the principal has to act in order to make agent responsible for the conduct of the agent? The answer is yes. या तो कुछ पॉइंट टाइम है, या फिर आप कह सकते हो कोई ड्यूरेशन है जब तक आप ये चीज कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं। क्या कहता है 202, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी व्हेन एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। जब एजेंट का खुद का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल नॉट टू रिवोक द अथॉरिटी, क्योंकि उससे एजेंट का भी इंटरेस्ट खराब होगा, उससे एजेंट को भी नुकसान हो सकता है। 204, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज। अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है, अब प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता कि नहीं मैंने तो कोई अथॉरिटी दी नहीं है, मैं एजेंट को आज से अपना एजेंट रखने से मना करता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सेड टू एजेंट कि जाकर 2000 या 20,000 रुपीज का गुड्स लेकर आओ। एजेंट बोला ओके सर। एजेंट शॉप पर जाता है, 5,000 रुपए का एडवांस ऑलरेडी देकर आ जाता है शॉपकीपर को। पार्टली एक्सरसाइज हो चुकी है अथॉरिटी, अब एजेंट उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता है। यस। एंड 203 कहता है व्हेन प्रिंसिपल कैन रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी कब रिवोक कर सकता है, कभी भी, एट एनी टाइम, लेकिन वो अथॉरिटी एक्सरसाइज हो उससे पहले। At any time before the authority has been exercised so as to bind the principal। यहां पर भी बोला ना, पार्टली एक्सरसाइज होते ही अब प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा, वो रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता अथॉरिटी को कि मैंने तो एजेंट को जो है प्राधिकृत किया ही नहीं था, वो तो एवी एक्ट करा था। नो, ही हैज पार्टली एक्सरसाइज। और वहां पे बोला एक्सरसाइज होने से पहले पहले, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज हो गया वो पार्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा या कंप्लीट एक्सरसाइज में आ जाएगा, एंड प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता उसको। देन कम्स अस 205, compensation for revocation by principal or renunciation by the agent। अगर प्रिंसिपल अनलॉफुल तरीके से आपके एजेंसी को रिवोक कर देता है या एजेंट रेनाउंस सो सॉरी कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल ने रिवोकेशन कर दिया एजेंसी का, उससे कोई भी लॉस हुआ तो प्रिंसिपल कॉम्पनसेशन देगा एजेंट को, और एजेंट ने त्याग दी है एजेंसी को, उसकी वजह से कोई भी लॉस हुआ तो एजेंट देगा पैसा या कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल को, आपस में एक दूसरे को देंगे। बिकॉज 201 में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बेटा, रिवोकेशन प्रिंसिपल करेगा एंड आपका रिनाउंसिएशन एजेंट करेगा। तो दोनों के इस राइट से अगर एक दूसरे को नुकसान हो रहा है तो कॉम्पनसेशन दीजिए 205। तो लाइन से 202 से लेके 205 अब हम पढ़ने वाले हैं। 202, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी व्हेन द एजेंट हैज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, और 202 के बाद सीधा हम 204 पढ़ेंगे, 203 बाद में पढ़ेंगे। 202 हैज टू बी read with 204 because both the section allows the principal to terminate the agency when an agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency. The agency cannot, in the absence of the express contract, be terminated to the prejudice of such interest।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी बात नहीं लिखी हुई है तो फिर हमारा यहां पर प्रिंसिपल ऐसी एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटा उसमें एजेंट का भी इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में। यस, देखो जरा ये इलस्ट्रेशन देखो, ये इलस्ट्रेशन से और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे डायग्राम भी बनाते रहेंगे। ओके, 202 रीड विथ 204। ओके, देखिए जरा, ए गिव्स ऑथोरिटी टू बी टू सेल एज लैंड। ए ने बी को बोला गो एंड सेल माई लैंड। हु इज ए? ए इज प्रिंसिपल, बी इज एजेंट। बोला गो एंड सेल माई लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट ड्यू टू हिम फ्रॉम ए। बी को बोला गो एंड सेल माई लैंड, एंड जो आप मेरा ये लैंड बेचेंगे, जो आप मेरा ये लैंड बेचेंगे, इसमें से जो भी प्रोसीड्स आएगा ना, आप उस प्रोसीड्स में से वो डेट अपने पास रख लेना जो आप मुझसे मांग रहे हो। ए कैन नॉट रिवोक हिज अथॉरिटी नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द इंसैनिटी और डेथ। अगर कल को ए, दैट इज प्रिंसिपल, की डेथ हो जाती है या अनसाउंड माइंड हो जाता है, ये अथॉरिटी रिवोक नहीं होगी। रिवोक नहीं होगी क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे बी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बी जब इस प्रॉपर्टी को, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को बेचेगा तो बी अपना वो उधार भी सेटिस्फाई करेगा जो कि उसने मिस्टर ए को दे रखा था। तो इंटरेस्ट है ना उस लैंड में। सो फॉर दैट रीजन बी यहां पर, सॉरी, ए जो है वो ये अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता है। अब 204 पढ़ेंगे। रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, the principal cannot revoke the authority given by his agent after the authority has been partly exercised or so far as regards such act and obligation as arise from the act already done। अगर act already done हो चुका है या partly exercise हो चुका है तो हमारा यहां पर प्रिंसिपल उस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। अब पढ़ेंगे हम 203, when the principal may revoke the authority, that is any time before the authority is exercised। The principal may save in accordance with the provided by the last preceding section। मतलब 202 में जो लिखा हुआ है उसको सेव करते हुए the principal may revoke the authority given to his agent at any time, कभी भी, before the authority has been exercised so as to bind the principal। प्रिंसिपल को बाइंड करे, वो अथॉरिटी एजेंट एक्सरसाइज करे, उससे पहले प्रिंसिपल कैन रिवोक हिज अथॉरिटी एट एनी टाइम। Yes, now 205 compensation। compensation कौन दे रहा है? Please note down, by and to। compensation, ठीक है, when जब रिवोकेशन हो रहा है तो प्रिंसिपल कॉम्पनसेशन देंगे किसको? एजेंट को। ठीक है, बराबर, ओके। एंड जब रिनाउंस किया जा रहा है अथॉरिटी को तो कौन पे करेगा? एजेंट रिनाउंस करता है एजेंसी को तो एजेंट पे करेगा किसको? प्रिंसिपल को। ओके, देखो जरा, when there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient causes। अगर बिना sufficient causes के आपने उसको renounce कर दिया है या revoke कर दिया है then in that case एक दूसरे को compensation देंगे। अब आएंगे वापस से, आगे चलेंगे और ये 5 सेक्शन और पढ़ेंगे जो कुछ और चीजें बताता है आपके एजेंसी के टर्मिनेशन के रिगार्डिंग, कि आप रीजनेबल नोटिस दीजिए, इंप्लाइड एक्सप्रेस हो सकता है रिनंसिएशन या रिवोकेशन, साथ ही साथ वो टर्मिनेशन कब से इफेक्ट लेगा, अगर एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो रही है या एजेंसी टर्मिनेट हो रही है या प्रिंसिपल की डेथ हो रही है, एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 206 ये कहता है रीजनेबल नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन दीजिए। जब आप 201 में रिनाउंस कर रहे हो या रिवोक कर रहे हो तो प्लीज रीजनेबल नोटिस दीजिए ना। बिना नोटिस आपने रिवोक करना ही नहीं है, कुछ सफिशिएंट टाइम पीरियड का नोटिस दे दीजिए, अदरवाइज द डैमेजेस मस्ट बी मेड गुड टू दी वन बाय अनदर। हम पढ़ के भी आए 205 में,
अगर एक दूसरे को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कीजिए, अगर वो पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम पीरियड का आपने नोटिस नहीं दिया है, रिवोकेशन का या रिनंसिएशन का। रिवोकेशन का नोटिस देगा कौन? प्रिंसिपल देगा, एंड रिनंसिएशन का नोटिस देगा कौन? एजेंट देगा। किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल रिवोकेशन का नोटिस किसको देगा? एजेंट को देगा, बराबर। 207, रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। यस और नो? हम पढ़ के आए हैं कि रैटिफिकेशन एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, यस और नो? 197 में पढ़े ना हम, 196 में राइट दे रहे हैं, 197 में बोल रहे हैं इंप्लाइड या एक्सप्रेस हो सकता है रैटिफिकेशन। वैसे कि वैसे यहां पर भी बोला है इंप्लाइड या एक्सप्रेस हो सकती है रिवोकेशन या रिनंसिएशन। तो पहले 206 और 207 पढ़ते हैं, उसके बाद वापस से आते हैं 208 209 पे, बिकॉज ये दोनों कनेक्टिंग सेक्शंस हैं। कहता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ सच रिवोकेशन or renunciation, otherwise the damage resulting to the principal or agent must be made to the one by another. Read this with section 205. compensation कीजिए एक दूसरे को। 207 it states revocation or renunciation may be expressed or implied in the conduct of the principal or agent respectively. Respectively, principal, revocation, renunciation, agent. Okay. Yes. 208, when termination of agent's authority take effect as to the agent and as to the third person. Please note down. कई बार जनता को ऑलरेडी पता होता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन इसका एजेंट है, कि दिस इज अ एजेंट, दिस इज अ प्रिंसिपल, ये लोगों को पता होता है। प्रिंसिपल ने एजेंसी खत्म कर दी 201 में, किसी भी रीजन की वजह से एजेंसी खत्म हो गई, मान लीजिए या तो आपके एजेंट ने उसको रिवोक कर दिया, या प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया, या एजेंट ने उसको रिनाउंस कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपने टर्मिनेशन तो कर दिया, खत्म तो कर दिया, लेकिन वो प्रभाव में कब से आएगा, इफेक्ट में कब से आएगा? एजेंट के लिए एंड थर्ड पर्सन के लिए लोगों को पता ही नहीं। प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक कर चुका है, लोगों को पता ही नहीं है। क्या एजेंसी खत्म हुई? नहीं। प्रिंसिपल ने एजेंसी को रिवोक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, एजेंट को बताया ही नहीं, एजेंट को ना फोन किया ना लेटर लिखा, तो कैसे टर्मिनेशन इफेक्ट में आएगी? आ ही नहीं रही है ना। तो इट इज वेरी नेसेसरी, 208 कहता है, फॉर द एजेंसी टू बी टर्मिनेटेड, to have an effect of termination, it is very necessary that it must be communicated to the agent as well and to the third person as well. एजेंट के जिस दिन नॉलेज में आ जाएगी, थर्ड पर्सन के जिस दिन नॉलेज में आ जाएगी, जिस दिन उन दोनों को कम्युनिकेट हो जाएगा, तब बोलेंगे कि एजेंसी फाइनली टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वरना थर्ड पर्सन को तो पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं, एजेंट को पता ही नहीं, डीलिंग चल रही है, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। दैट इज 208। ओके। 209, agent's duty on termination of agency by principal's death or insanity. एजेंट की ड्यूटी बनती है कुछ जब प्रिंसिपल डेड हो जाए या इंसेन हो जाए, और ये ग्राउंड बन रहा था हमारा 201 में रिवोकेशन का। बोलो हाँ कि ना? बराबर है। अगर हमारे प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, एजेंट की कुछ ड्यूटी बनती है बेटा, उसके प्रिंसिपल्स के जो भी अकाउंट्स हैं, डेट्स हैं, क्रेडिट है, जो कुछ भी है, वो उसके जो भी लीगल हेयर है, जो भी बाद में रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको सुपुर्द करो। उनका जो रीजनेबल ध्यान रखने का जो भी लास्ट में रहता है वो सब कुछ करो, क्योंकि अगर उसकी फैमिली वालों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या काम चल रहा था, कहाँ बिजनेस चल रहा था, सिर्फ मालिक जाने और उनका एजेंट जाने, तो फैमिली को लॉस हो सकता है। तो ये छोटी मोटी ड्यूटीज बनती है कि प्रिंसिपल चल बसाए, एजेंट उसके अकाउंट्स वगैरह जो भी क्लोज वगैरह करना है, ये छोटी मोटी ड्यूटीज निभा दो। एंड 210 बोलता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंसी खत्म होने पे क्या सब एजेंसी खत्म हो जाएगी? आंसर इज यस। एजेंट गया, सब एजेंट भी जाएगा, क्योंकि सब एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? एजेंट अपॉइंट करता है। तो मालिक गया तो उसके साथ साथ उसके सर्वेंट्स, मास्टर के साथ साथ सर्वेंट्स भी जाएंगे, क्योंकि सब एजेंट्स का मास्टर कौन था? एजेंट था, क्योंकि अपॉइंट ही एजेंट कर रहा था। तो जैसे एजेंसी टर्मिनेट होती है, सब एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। आइए जरा पढ़ें 208, 209 एंड 210। हाँ जी। When termination of agent's authority take effect as to the agent and to the third person, the termination of authority of an agent does not take effect before it comes to known to him. मतलब जब तक एजेंट को पता नहीं चले तब तक वो एजेंसी खत्म नहीं होगी। As far as regards the agent, मतलब एजेंट के प्रति जहां तक बात एजेंट की हो, एजेंट के अगेंस्ट वो
एजेंसी टर्मिनेट तब तक नहीं होगी जब तक कि एजेंट को नॉलेज ना मिल जाए, एजेंट को पता नहीं चल जाए। और जहां तक बात रही थर्ड पर्सन की, सो एज टू द थर्ड पर्सन बिफोर इट कम्स टू नोन टू देम, दैट मीन्स जब तक थर्ड पर्सन के नॉलेज में नहीं आएगी, थर्ड पर्सन की बात करें तो जब तक थर्ड पर्सन के नॉलेज में नहीं आएगी तब तक हमारी एजेंसी खत्म नहीं होगी। 208 209 यस, agent's duty on termination of agency by principal's death or insanity, and please write it down that we are supposed to read this with 201 because the principal's death or principal's insanity or unsoundness is a valid ground of termination of agency. When the agency is terminated by principal dying or becoming an unsound mind, इन्होंने खुद ही भी बोल दिया कि मैम हम भी 201 पढ़ के आए हैं, क्या अच्छी बात है। The agent is bound to take on behalf of his representative of his late principal ऑल रीजनेबल स्टेप्स। जो हमारा लेट प्रिंसिपल है उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उनके लिए हर वो रीजनेबल स्टेप उठाएगा हमारा एजेंट, जिससे कि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके एंड प्रिजर्वेशन किया जा सके ऑफ द इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम। कि हमारे प्रिंसिपल ने जो भी एजेंट को इंटरेस्ट, काम काज, किताबें, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट की थी, एजेंट उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक तरीके से सुपुर्द करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल, देखो एजेंसी तो खत्म हो गई ना, अब एजेंट ऐसा नहीं कि चलो ठीक है प्रिंसिपल तो गए हम भी चल लेते ना, सारा जितना भी कामकाज है उसको पूरा फिनिश करके, वाइंड ऑफ करके उनके रिप्रेजेंटेटिव को सुपुर्द कर दीजिए। 210 टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी, प्लीज नोट डाउन, टर्मिनेशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम subject to the rules contained herein regarding the termination of agents authority। मतलब this is subjected to 201 कि जहां जहां एजेंट की ऑथोरिटी टर्मिनेट हो रही है, नॉट जस्ट 201 बट ऑल्सो सेक्शन 202 एंड 204, बिकॉज 202 एंड 204 इज लेटिंग अस नो दैट प्रिंसिपल कौन से मामले में एजेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, वो रूल, एंड 203 व्हेन प्रिंसिपल कैन टर्मिनेट द एजेंसी। इन सारे रूल्स रेगुलेशंस के रहते हुए जहां जहां एजेंसी टर्मिनेट होती है, सब एजेंट भी वहां से उस वक्त निकल जाएंगे। ओके, सो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इंप्लाइज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंसी। ओके, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। चलिए जी, तो ये सब कुछ आज हमने इस क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करती हूं कि 182 से लेकर हमने जो 210 तक, 182 से लेकर 210 आज जितना भी सेगमेंट पढ़ा है, चाहे वो एजेंट का मतलब हो, प्रिंसिपल का मतलब हो, प्रिंसिपल कौन हो सकता है, एजेंट कौन हो सकता है, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है हमने, ऑथोरिटी कितनी होगी, जनरल अथॉरिटी, इंप्लाइड ऑथोरिटी, आपका ऑथोरिटी एक्सप्रेस हो सकता है, ऑथोरिटी इंप्लाइड हो सकता है, 186, 187, 188 जनरल अथॉरिटी, 189 स्पेशल अथॉरिटी दैट इज अथॉरिटी इन इमरजेंसी, 190 से लेके 195 हमने सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पढ़ा, 196 टू 200 हम रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रैटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, 197, 201 से लेके 2010 तक हमने टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात की, मोटे मोटे रूप से आज 3-4 टॉपिक्स की हमने चर्चा की है। वो सारे टॉपिक्स उम्मीद करती हूं आपको समझ में आएगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ द एजेंट एंड हिज लायबिलिटीज एज वेल एज द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल। तब तक ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग for the PDFs that we are using and the charts that we are using in the class और notes वगैरह अच्छे लग रहे हैं, if you want to download these PDFs तो आप PW ऐप पर जाकर इसी फ्री बैच को वहां एनरोल करेंगे। सारी की सारी क्लासेस और PDFs वहां पर आपको विजिबल होंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर 31 ऑफ दिसंबर 2025 तक इस पर्टिकुलर फ्री बैच की वहां पर एक्सेस रहेगी, वहां तब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। उसके बाद आप यहीं से अपने जो है नोट्स बना सकते हैं। So yes, मिलेंगे अगली क्लास में। That was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much. Gopi sir, band कर दो।